students, we have started Indian economic development and our first chapter, Indian economy on the eve of independence, is going on. In this, we have studied basic terms, agricultural sector, industrial sector till now, and in the previous lecture, we have studied what was foreign trade on the eve of independence. Let's start. Today we will see what was the infrastructure. Infrastructure means what? Railways, telegram, communication and transport systems like railways, ports, telegrams. This all were developed during the British period, right? So we will study about infrastructure on the eve of independence today. What is infrastructure? Basic infrastructure such as railways, ports, water transports, post and telegram were developed. The Britishers were facing problems when they want to transport raw materials from here to Britain. So they were developing infrastructure for their benefits. So they brought to India such basic infrastructures like railways, ports, water transports, so that their transportation becomes easier and they can be here in India with basic facilities for themselves. The railway sector was well developed and was crucial contribution by the British. Here we can say that this infrastructure contribution was helpful to India as it helped us for our basic infrastructure development also. Okay? Under colonial rule, they have developed basic infrastructure development. But what was the main aim? Their main aim was to serve द कॉलोनियल इंटरेस्ट. मतलब क्या कि उन्होंने ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए थे खुद के फ़ायदों के लिए. कैसे फ़ायदे? रोड्स बनाए थे. रोड्स वे बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, ताकि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जा सके आर्मी इजीली, एंड फॉर ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है वो पास वाले रेलवे स्टेशन तक इजीली या फिर पोर्ट्स तक इजीली पहुंच जाए, ताकि वो इंग्लैंड जल्दी से जल्दी भेजे जा सके. यानी ये डेवलपमेंट तो हुआ, पर ये डेवलपमेंट उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के लिए या इंडिया के ग्रोथ के लिए नहीं किया, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया. द रेलवेज हेल्प इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. वहाँ अब हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो रहा था, यानी बहुत बिजनेस में एग्रीकल्चर की तरह उसकी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज. जिस वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर, हमने कहा था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, आवर इकोनॉमीज एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर है. अब अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में सब कमर्शलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? यानी जो विलेज इकोनॉमीज़ है वहाँ पे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे. द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम्स. उन्होंने जो भी चीज़ें की थी, ये एक्सपेंसेस भी वो कहाँ से ले रहे थे? अगर वो हमारी कंट्री में डेवलप करेंगे तो उसके एक्सपेंसेस भी हमारी कंट्री से होंगे. तो हमारी कंट्री तो पहले से पुअर थी, अब उसमें से और नए नए एक्सपेंसेस की वजह से हम पर और लोड आ रहा था. सो एक्सपेंसिव सिस्टम एट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिमिलरली सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. ये सारे एक्सपेंसिव सिस्टम उन्होंने किया था. अब एक एक चीज़ इन्होंने अलग अलग अपने खुद के फ़ायदों के, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने डेवलप की थी. वो क्यों डेवलप की थी? ताकि लॉ एंड ऑर्डर यानी कोई भी रूल्स कोई एक स्टेट में या कोई एक सिटी में लागू कर रहे हैं तो पूरी कंट्री में जल्दी से जल्दी मैसेजेस पहुंचा कर सके, ताकि वो और ज़्यादा जल्दी अपने कामों को बढ़ा सके. ये उनका मेन एम था. ओके, दिस वेर द डेवलपमेंट डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश
पीरियड। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेलवेज़। जब रेलवेज़ इंडिया में आए तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहे। ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए रेलवेज़ इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज़ इन 1850 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। उससे हमारे यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था। अब what was the different ways in which Indian Railways का structure हमारे लिए काम कर रहा था. It enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. यानी वो हेल्प करता था पर्सन को ईजीली कहीं पे भी पहुंचने में। रेलवे से डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ईजी हो गया था, राइट। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द नेशन। उन्होंने इस तरह से कर दिया था कि वो पूरी कोई भी रीच ऑफ द पोर्शन या कोई भी रीच ऑफ द प्लेस बहुत इजीली हो गया था। अंदर नेशन के अंदर कहीं भी आना जाना बहुत इजीली पॉसिबल होता था। इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected the self sufficiency of the village economies in India. इसके वजह से कमर्शलाइजेशन हो गया था, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। कमर्शलाइजेशन कैसे हो गया था कि जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स थे वो रेलवे स्टेशंस के ज़रिए जल्दी ब्रिटेन पहुंचने में हो रहा था। तो उस वजह से ये बहुत फास्ट उनके लिए बहुत फ़ायदे का काम हो रहा था। लेकिन हमारी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज़, जो छोटे छोटे गांव थे, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड अनडाउटेडली एक्सपांडेड बिकॉज ऑफ रेलवेज। अब एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से और जल्दी हो पाती थी। उस वजह से इंडिया के ट्रेड में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हो गया। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल। बहुत सारे लोग रेलवेज़ में काम करने के लिए लगते हैं क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलपमेंट, उसको ब्रॉट अप, तो बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक नया ज़रिया मिल गया। तो कुछ फ़ायदे भी हुए और कुछ नुकसान भी, राइट। नाउ फ़ायदे और नुकसान को अगर हम कंपेयर करें तो वो कैसे करेंगे? पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। दे इंट्रोड्यूस द रेलवे सिस्टम, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन उस वजह से पर कैपिटा इनकम वॉज गोइंग लो एंड लो, वो हमारे लिए नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। दे डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस, टेलीग्राम्स, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स, ये सब आया, इससे हमारे लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। बट लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो लोग वो काम कर रहे थे मशीन्स के आने के वजह से, अब वो लोग वो नहीं कर पा रहे थे। द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश। बैंकिंग सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लाया। जब तक आरबीआई डेवलप नहीं हुआ था 1935 में, तब तक उन्होंने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। जो इम्पीरियल बैंक पूरा गवर्नमेंट बैंक की तरह काम करता था और लोगों को लोन्स देता था। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनको मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, उनको ये हो रहा था कि हम लोग और एक्सपांड करें, हम डेवलप करें। तो उस वजह से वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट और ये सब करना चाहते थे। बट देयर वॉज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। उस वक्त कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उस वक्त नहीं थी। The positive contributions, they developed irrigation works which created new grains and cotton producing regions. उन्होंने इरिगेशन के नए नए तरीके बताए, क्रॉप ग्रोइंग के नए मेथड्स, नए नए क्रॉप्स को करा, राइट। द एग्रीकल्चर, अब नेगेटिव इम्पैक्ट, द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज सैडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग, जो घर की पूरी फैमिली थी, वो सब एक साथ में काम कर रही थी। लोग ज़्यादा थे पर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही थी। पॉलिटिकली जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कहेंगे वो पॉलिटिकली यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री।
यहाँ पे सब कुछ पॉलिटिक्स में जो हो रहा था, जो गवर्नमेंट के चीज़ें हो रही थी, अब पूरी कंट्री में एक जैसा होने लग गया था। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इलिटरेसी हमारे यहाँ पर थी, हमारी कंट्री पुअर थी, तो हमारा डेवलपमेंट, चीज़ें तो आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, बट इंडिया का और इंडिया के लोगों का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया. These all were negative impacts. So at last हमको इस चैप्टर से क्या कंक्लूजन मिला? द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश चेंज द फेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर एवर. यानी कॉलोनाइजेशन ने क्या किया? हम लोगों की इंडिया की जो फेस थी, यानी जो इंडिया पहले था, उसको पूरा ही चेंज कर दिया. इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से चेंज कर दिया. चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, उन्होंने पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर दिया था. प्री कॉलोनाइजेशन इंडिया वॉज अ प्राइम इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विथ अ वेब ऑफ ट्रेड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. जब कॉलोनाइजेशन इंडिया में नहीं था, तब इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपनी चीज़ों के लिए बहुत फेमस थी, राइट. अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरी वर्ल्ड में पहले भी हमारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे. द वंस गोल्डन स्पैरो. आपको पता है हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था. ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये गरीब, पुअर एंड बैकवर्ड कंट्री बन गई. तो द वंस गोल्डन स्पैरो वॉज लेफ्ट एक्सप्लॉयटेड एंड ड्रेन्ड ऑफ इट्स वेल्थ. इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया एंड इसकी वेल्थ को पूरा ड्रेन करके, एंड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हमारे थे रॉ मटेरियल्स के ज़रिए, ये लोग सब यहाँ से ले जाते थे. हु यूज्ड इंडिया एज अ पॉन टू गेन पावर. वापस इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपने पैरों पे ठीक से खड़े हो सके. नाउ द चैप्टर has come to an end. So, Indian economy on the eve of independence is complete today. Thank you.